अंतर्जात बल, दूसरे बहिर्जात बल, जो भूपटल पर किसी भी तरह की प्रक्रिया करने में या बदलाव करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। पहला जो बल था अंतर्जात बल, वो क्या कर रहा था, धरातल पर विभिन्न तरह की भिन्नताओं को प्रकट कर रहा था, चीजों को बना रहा था, उच्चावच को पैदा कर रहा था, है ना। और दूसरा जो बल है, जो आज का हमारा बल है पढ़ने के लिए, एक्सोजेनेटिक या बहिर्जात बल जिसको हम बोलते हैं, ये क्या करता है, समतलीकरण का कार्य करता है मुख्य रूप से। ठीक है ना। समतलीकरण मतलब विभिन्न जो विभिन्नता फैली है धरातल में ऊंची नीचे, उनको नष्ट करने का काम करता है, इसलिए इसको विनाशकारी बल भी कह सकते हैं एक तरह से। ठीक है। अब इसके अंतर्गत सबसे मुख्य जो बिंदु आ रहा है वो है अनाच्छादन, जिसको हम हिंदी में क्या बोल इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेनुडेशन। जो प्रक्रिया जो कहलाती है, जिसके अंतर्गत यह समतलीकरण का कार्य कर रहा है, उसको बोलते हैं हम अनाच्छादन या फिर इंग्लिश में डेनुडेशन। ठीक है। अब अनाच्छादन एक शब्द मिला हमें, अब उसके अंतर्गत दो शब्द निकल के आए, एक अपक्षय, दूसरा अपर्दन। यानी कि अनाच्छादन, अपक्षय और अपर्दन दोनों को जोड़ते हैं तो वह प्रक्रिया कहलाती है अनाच्छादन। ठीक है। अब अपक्षय क्या है, अपक्षय यानी किसी भी चट्टानी टुकड़ों का या चट्टानों का अपनी ही जगह पर टूटना फूटना क्या कहलाता है, अपक्षय, या फिर इंग्लिश में इसको कहते हैं वेदरिंग। ठीक है। अपने स्थान पर चट्टानों का टूटना फूटना, जो भी क्रिया उसमें होगी वह कहलाएगा विखंडन वगैरह, वेदरिंग या फिर अपक्षय। और दूसरा जो था अपर्दन, यानी कि उस टूटे हुए मलबे को या टुकड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण की क्रिया जो है वो कहलाती है अपर्दन। आ गया समझ में यहां तक? जी सर। ठीक है ना। तो अभी आप लोगों ने नोट्स भी पढ़े होंगे, तो कौन मुझे अपक्षय और अपर्दन दोनों में अंतर बताएगा? सर अपक्षय जो होता है वो स्थिर होता है, जबकि अपर्दन गतिशील होता है। गतिशील प्रक्रिया, बिल्कुल सही। सर, और और अपर्दन में मेनली चट्टान का टूटना फूटना होता है, और अपर्दन में उसी चट्टान को अलग अलग उससे स्थलाकृतियों का निर्माण करना होता हाँ, अपक्षय में टूटना हुआ और अपर्दन में विभिन्न कारकों के माध्यम से उस अवसाद का या टूटे हुए चट्टानी टुकड़ों का स्थानांतरण हुआ। ठीक है ना। और कोई अंतर? है सर। अपक्षय अपर्दन पर निर्भर, सॉरी, अपर्दन जो है अपक्षय पर निर्भर रहता है। हाँ, ये निर्भरता तो है, बिल्कुल सही और बात है, लेकिन जबकि अपक्षय जो है अपर्दन पर निर्भर नहीं रहता। हाँ, ये जरूर है। अपर्दन की जो प्रक्रिया है वो अपक्षय के पश्चात ही प्रारंभ हो सकती है, ये निश्चित है ना, वो प्रक्रिया की अगर बात की जाए। लेकिन अपक्षय जो है उसके लिए किसी और प्रक्रिया का होना शामिल नहीं है, उसमें वो कारक चाहिए होते हैं जो कि अपक्षय की प्रक्रिया को आरंभ कर रहे हो या फिर उसको परिणाम तक पहुंचा रहे हो। ये बात सही कही। ठीक है। चलिए, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अपक्ष उसमें कई सारी, देखो नोट्स जो बनाए हैं उसमें एक एक पॉइंट, एक एक लाइन में या दो दो लाइन में बहुत सारे डेटा या फिर कहें परिभाषाएं हैं। अपन शुरुआत से पढ़े तो पहले अपक्ष अनाच्छादन क्या हो गया, विघटन क्या हो गया, डिस विघटन के बाद विखंडन, डिकम्पोजिशन, डिग्रेडेशन, एग्रेडेशन, बहुत सारी परिभाषा एक लाइन में है। तो आज के जो नोट्स हैं, एक एक नोट्स में सारी की सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट सब आती रहती हैं, खूब आती हैं, टिप्पणी करने को भी आती हैं, मैच द फॉलोइंग में भी आ जाती हैं कि निम्न में से कौन सी स्थलाकृतियां किन स्थानों से या किन प्रक्रमों से संबद्ध हैं, है ना। तो लास्ट में जो हमने लिखा हुआ है कि भाई स्थल रूप विभिन्न स्थल रूपों जो बनते हैं प्रक्रमों से, नदी से, हिमानी से, पवनों से, तो वो जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और डायरेक्टली प्रीलिम्स में मैच द फॉलोइंग में भी आ जाता है ना, ये चीज। ठीक है। अब एग्रीडेशन क्या होता है? एग्रीडेशन कौन बताएगा? अधिवृद्धि, अधिवृद्धि जो हिंदी में कहते हैं। है। नकुल, सर हाँ। अपर्दन किया हुआ मलबा कहीं पर इकट्ठा करना, जिससे उसमें मतलब उसकी किसी स्थलाकृति का निर्माण होता है, उसको बोलते हैं अभिवृद्धि। हाँ, हुआ क्या, अभिवृद्धि उसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कोई, जैसे मानो कोई नीचे वाला हिस्सा था, कोई तलहट था, गहरा क्षेत्र था, वहां पर क्या हुआ, जब अपर्दन की प्रक्रिया शुरू हुई तो वो जो मलबा नदी से या पवनों से बहाकर लाया जाएगा वो गहराई वाले क्षेत्र में इकट्ठा हो जाएगा, है ना। इसलिए उस धरातल की अभिवृद्धि या फिर धरातल में बढ़ोतरी हुई।
ठीक है, इसलिए उसको एग्रेडेशन या अभिवृद्धि कह दे रहे हैं। और दूसरा एक और शब्द था डिग्रेडेशन, मतलब कम हो जाना, यानी निम्नीकरण, कि ऊंचा जो स्थान था उसका अनाच्छादन की प्रक्रिया में क्या हुआ, लगातार उसका टूटना फूटना अपर्दन हुआ, तो वह स्थल रूप जो पहले ज्यादा ऊंचाई रखता था वो उसकी ऊंचाई कम हो गई, है ना। यह कहलाता है निम्नीकरण। ठीक है। अब अनाच्छादन की प्रक्रिया हो गई। अनाच्छादन में अपक्षय को अपन सबसे पहले उठाते हैं कि अपक्षय जो है वो कितने प्रकार का है। 3 प्रकार का है। तीनों प्रकार कौन कौन से हैं, किसी ने भौतिक पढ़े अपक्षय, हैं? भौतिक अपक्षय, हाँ, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। जैविक अपक्षय। 3 अपक्षय हैं, 3 तरह की अपक्षय की प्रक्रियाएं हैं, भौतिक, रासायनिक और जैविक। ठीक है। सबसे पहली जो प्रक्रिया थी वह थी भौतिक अपक्षय की प्रक्रिया, जिसको हम मैकेनिकल या फिर यांत्रिक अपक्षय भी कहते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभा रहा है वह निभा रहा है सूर्य तप, यानी सूर्य से प्राप्त होने वाली, जो धरातल पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा, जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है। और दूसरा क्या है सूर्य तप के अलावा, पाला, या फिर इसको फ्रॉस्ट कह रहे हैं। वो कैसे हैं, अगर आपने पढ़े होंगे तो आपको जानकारी हो गई होगी। तो सबसे पहले अपन सूर्य तप के लिए बात करते हैं कि सूर्य तप कैसे क्या करता है। होता क्या है, सूर्य तप का सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है वह शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों पर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, वहां पर तापमान जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो कोई रेगिस्तान वगैरह में घूमने अगर गया हो, शाम उसने देखा होगा कि दिन के समय का तापमान मरुस्थलीय क्षेत्रों का बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना, 48 डिग्री सेल्सियस और 50-50 तक भी पहुंच जाता है। और रात्रि में वह तापमान जो होता है वह एकदम से कम हो जाता है ना। तो तापमान में जो भिन्न जो वेरिएशन आया, उसके बीच जो रेंज आई वेरिएशन की, टेम्परेचर के डिफरेंस की, उस वजह से क्या होता है कि मानो चट्टान में तापमान जब अधिक हुआ तो चट्टान की परतें फैली, ठीक है, तापमान की अधिकता से। और फिर जब तापमान एकदम से गिरा तो उसमें आई सिकुड़न, उन परतों में सिकुड़न आने से क्या हुआ, दरारें आई। और ये प्रक्रिया कोई 2-4 दिन या 10 दिनों की तो है नहीं, ये बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। ये सभी प्रक्रियाएं जो होती हैं अपक्षय की या अपर्दन की, बहुत लंबे समय बाद, 50 सैकड़ों सालों बाद वो अपना रिजल्ट दिखाती हैं, है ना। तो क्या हुआ, तापमान की भिन्नता की वजह से चट्टानों में दरारें आई। फिर ये लगातार यह प्रक्रिया जब चलती रही, फैलने सिकुड़ने की, तो हुआ क्या, ये दरारें धीरे धीरे बड़ी होती चली गई और बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े टूटे। कुछ छोटे छोटे भी टूटे, कुछ बड़े टूटे, भिन्न भिन्न रूपों में, अलग अलग साइज के हिसाब से चट्टानी टुकड़े टूट के धरातल पर फैल गए। फिर क्या हुआ, फिर लंबे समय के पश्चात में और ज्यादा विखंडन हुआ, उनका टूटना हुआ, सब कुछ हुआ। फिर यह जो विखंडन होने के पश्चात जो काम आएगा, अब आएगा अपर्दन की प्रक्रिया का। ठीक है। अपर्दन क्या करेगा, इन टूटे हुए चट्टानी टुकड़ों को, कणों को, छोटे छोटे कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएगा। यानी अपक्षय और अपर्दन दोनों ही प्रक्रिया सम्मिलित हो गई। इसे कह दिया हमने अनाच्छादन। ठीक है। अब अच्छा, ये कौन बताएगा कि मरुस्थलीय रेगिस्तानी क्षेत्रों में तापमान में भिन्न जो अंतर होता है वो अधिक होता है दिन और रात के, ये किसका कारण कौन बताएगा, ऐसा क्यों है? सब मरुस्थलीय जो क्षेत्र होते हैं वो काफी शुष्क होते हैं, तो हाँ इसीलिए वहाँ का टेम्परेचर ज्यादा होता है। हाँ, दिन के समय ज्यादा टेम्परेचर रहेगा। लेकिन लेकिन ये टेम्परेचर की बात नहीं करूँ, टेम्परेचर डिफरेंस की, दिन और रात के समय में तापमान में इतना ज्यादा अंतर क्यों होता है। मान लो अगर 50 डिग्री दिन में है तो रात में 30 और 35 जा रहा है, इतना डिफरेंस की बात कर रहा है, ऐसा क्यों? सर उसका मेन रीजन ये है, वहाँ वनस्पति नहीं है जो टेम्परेचर को इक्वल कर सके। और सर वहां पे जो बालू के कण हैं वो उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जितना उसको एब्जॉर्ब जल्दी करते हैं उतना ही उसको रिफ्लेक्ट भी हाँ, जल्दी कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कारण एक्चुअली यही सही है कि सूर्य तब जितना वो दिन की रोशनी में प्राप्त कर रहे होते हैं चट्टानी टुकड़े, रात में वो उतनी ही ज्यादा उसको अपनी ऊर्जा जो दिन में प्राप्त की उसको विकृत कर देते हैं आसमान की तरफ। इसलिए क्या होता है, वो तापमान जो है उनका बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखता है तापमान में उन चट्टानों का। ठीक है ना। तो कभी कभी तो रेगिस्तान में क्या होता है, चट्टानी टुकड़ों को क्रैक होने की आवाज तक भी सुनी जाती है शाम के समय में, जब शाम होने होती है, सूरज अस्त होता है, तो टेम्परेचर डिफरेंस जब होने लगता है तो कटा कटा कड़क कड़क जैसे हड्डियां टूटने जैसी आवाज जो होती है वो चट्टानों की सुनी भी जाती है वहां के लोगों द्वारा। ठीक है। तो ये था इंसोलेशन, या फिर जिसको हम सूर्य तप कह रहे हैं। दूसरा है क्या, फ्रॉस्ट, यानी पाला। अब पाला क्या करता है, हुआ क्या, उच्च अक्षांशों में
यानी कि चट्टानी क्षेत्रों में, ऊंचे ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में, चट्टानों में दरारों में पानी दिन के समय में पानी भर गया। फिर रात्रि में क्या हुआ, टेम्परेचर जब कम है, उच्च अक्षांशों में क्या होता है, तापमान कम हो जाता है रात में, तो क्या होता है, वहां जो पानी है वह जम जाएगा, और जमने से क्या होगा, उसका आयतन में वृद्धि होगी। आयतन में वृद्धि होने से क्या होगा, जिन दरारों में वह पानी जमा है, उन दरारों की जो दीवारें हैं उन पर जमने की बाद वह पानी क्या है, दबाव डालेगा, जिससे क्या होगा, वह जो दरारें हैं उनका जो गहराई है या दरारों की साइज है वो बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ने से वह चट्टानें टूटेंगी। ठीक है ना। तो यह हुआ दूसरा कारक या पाला, जिसको हम फ्रॉस्ट कहते हैं अंग्रेजी में। वह चट्टानें टूटने लगती हैं और विखंडित हो जाती हैं, किस कारण से, पाला की वजह से, जमने के कारण उसके। ठीक है। अब तीसरा है वायु। अब वायु क्या करती है, रेगिस्तान में अपन देखा, वो सीधी सी बात है, धूल भरी आंधियां बहुत चलती रहती हैं। तो ये आंधी जब चलती हैं तो छोटे छोटे रेत के कणों को अपने साथ ले जाती हैं, और बीच में पड़ने वाले चट्टानी टुकड़ों में के साथ टकराती हैं ये हवाएं। तो उनके साथ, हवाओं के साथ चलने वाले जो कण हैं वह भी चट्टानी टुकड़ों के साथ टकराते हैं, चट्टानों के साथ टकराते हैं, जिससे कि वो चट्टानें भी घिसती हैं, घर्षण द्वारा विघटित होती हैं। ठीक है। तो ये तीसरा कारक एक हो गया, मुख्य रूप से क्या मतलब, छोटा सा कारक है विखंडन को प्रेरित करने वाला। ठीक। अब भूस्खलन। भूस्खलन भी बहुत छोटा सा एक कारक है, किसके लिए, विखंडन के लिए। कैसे होता, क्या है कि पहाड़, पठारी पर्वतीय क्षेत्रों में चट्टानों के ऊपर जो मृदा होती है वो वर्षा काल में बहुत ज्यादा पानी को अपने साथ सोख के इकट्ठा कर लेती है, जिससे क्या होता है, उसके भार में वृद्धि हो जाती है, किसके, उस मिट्टी के। और है क्या, जब भार में वृद्धि होगी तो क्या होगा, ढाल के सहारे मिट्टी नीचे की तरफ खिसकेगी। जब वो खिसकेगी तो अपने साथ छोटे बड़े चट्टानी टुकड़ों को भी खिसकाएगी। तो जो बड़ी चट्टानी टुकड़े जो स्थिर हुआ करते थे उनमें भी घर्षण पैदा होगा। उसमें घर्षण पैदा होने की वजह से वो भी बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाएंगे विघटन या विखंडन की प्रक्रिया के लिए। ठीक है ना। तो इस तरह से भूस्खलन भी कहीं ना कहीं विखंडन को प्रेरित करता है। और भूस्खलन सभी को पता है कितना ज्यादा विनाशकारी होता है ना। बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े अपने साथ बहा लाता है, और नदी वगैरह या फिर जो बस्ती क्षेत्रों में एकदम से मड, या फिर बहुत बड़ा पर्वतीय हिस्सा जो बह के क्या बस्ती क्षेत्र में पहुंच जाता है, जिससे मकान टूटना और दुनिया भर की चीजें, समस्याएं घटना घटने लगती हैं। बादल फटना एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है पर्वतीय क्षेत्रों में। ठीक है ना। तो ये कुछ कारक थे किसके, अपक्षय के, यांत्रिक। ठीक है। अब रासायनिक। रासायनिक कारक में क्या है, सभी ने देखी होगी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, है ना। तो होता क्या है, चट्टानों जो है वो बहुत भिन्न तरह के खनिजों से मिलकर बनी हुई हैं। तो कुछ खनिज ऐसे होते हैं जो वातावरण में जल और हवा के लगातार संपर्क में आने से बहुत कमजोर हो जाते हैं। लौह युक्त चट्टानें फेरस ऑक्साइड का निर्माण करती हैं, है ना। तो क्या होता है, इन खनिजों के ऑक्सीडेशन से चट्टानें बहुत कमजोर हो जाती हैं, और अंततः अलोह चट्टानें मृदा, लाल या पीली मृदा में बदल जाती हैं। ठीक है। और कभी कभी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, चूना युक्त मिट्टी के जो क्षेत्र होते हैं, चूना युक्त प्रदेश होते हैं, उनमें क्या होता है, पानी जो है वह खनिजों को कई तरह के अम्लों में परिवर्तित कर देता है। कार्बोनिक अम्ल एक बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण है चूना प्रदेशों का, कि कार्बोनिक अम्ल बनने से चूना युक्त चट्टानें बहुत जल्दी पिघलने लग, इनमें घुलनशील होने लगती हैं, है ना। घुलनशील होने से क्या होता है, बहुत तरह की भिन्न भिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का भी निर्माण होता है। इसलिए इन स्थलाकृति या चूना युक्त प्रदेशों को कास्ट प्रदेश भी कहा जाता है। इसमें अलग अलग तरह की कई सारी चूना वाली स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। ठीक है। तो रासायनिक अपक्षय में क्या है कि हवा और पानी के संपर्क में आने से चट्टानें, जो कि कई तरह के खनिजों से बनी होती हैं, वह विभिन्न प्रकार के अम्लों का निर्माण करती हैं, और वह अम्ल चट्टानों को, चूना चट्टानों को अलग अलग तरीकों से वियोजित, विखंडित या फिर अपने साथ घोल लेते हैं। ठीक है ना। तो ये हुआ रासायनिक अपक्षय। अब तीसरा है जैविक अपक्षय।
जैविक अपक्षय के कारक कौन कौन से होंगे? एक तो वनस्पति होगी, दूसरा लिविंग थिंग्स होंगी, वनस्पति हो गए, जंतु होंगे, है ना। तो वनस्पति क्या करती है, चट्टानी क्षेत्र में अपन लोगों ने देखा हुआ है, घूमने जाते हैं तो दरारों में क्या होता है, कुछ पेड़ पैदा हो जाते हैं छोटे छोटे, जो बढ़े भी होंगे। जब वो बढ़ते हैं तो क्या करते हैं, उनकी चट्टान जड़ों में विस्तार होगा, जो कि चट्टानों पर दबाव बनाएगा, जिससे दरारें और बड़ी होती जाएंगी और चट्टानें टूटना शुरू हो जाती हैं, ठीक है ना। और ऐसे ही क्या होता है जंतुओं का, जंतु क्या करते हैं, जंतु कई सारे, ये केंचुए हैं, चूहे हैं, नेवले, या फिर कई तरह के छोटे छोटे जंतु क्या करते हैं, धरातल पर जो संगठित चट्टान है, जो कि बहुत इस लायक है जिसको वो अपने दांतों से कुरेद सके। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ग्रेनाइट वाली चट्टान पे बिल बनाएगा चूहा, ऐसा तो होता नहीं है। संगठित चट्टानों में हम क्या कहेंगे, एक मिट्टी जो रिजिड मिट्टी होती है, ठोस मिट्टी है, उसको भी हम संगठित चट्टान कह सकते हैं। जहां पर बिल बनाते हैं तब तो क्या करते हैं ये लोग, कि बिल बनाएंगे तो नीचे की मिट्टी को ऊपर की तरफ निकाल देते हैं, जिससे क्या करते हैं, वह चट्टानी जो क्षेत्र जो कभी संगठित हुआ करता था, वो बहुत संवेदनशील हो जाएगा अपरदन की प्रक्रिया के लिए, ठीक है ना। तो इसके अलावा तीसरा कौन सा है, मनुष्य। कई तरह के मशीनों औजारों द्वारा, अब देख रहे हैं क्रैशर्स वगैरह, आप लोग जानते होंगे, माइनिंग वगैरह करके संरचनाओं का विकास के नाम पर कई तरह का जो खनन हो रहा है, उससे भी चट्टानों को बहुत भयंकर नुकसान हो रहा है, जिससे कि कई सारी आपदाओं का भी कारक मनुष्य बनता जा रहा है, ठीक है। तो ये था अपक्षय, जिसके तीनों प्रकार। अगर सभी को समझ में, जी सर। अभी तक कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई कंफ्यूजन, क्लियर है अपक्षय? जी सर। सर जी सर। ठीक है। अब आता है अपर्दन, है ना। अपर्दन क्या था, अपक्षित चट्टानों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण, जिसको हम कहते हैं अपर्दन, ठीक है। अब अपर्दन में कई सारी प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं, जैसे अपघर्षण। अपघर्षण कौन बताएगा? सर चट्टान, हाँ रवीना सर बताओ। चट्टानों का आपस में घिसकर मतलब कम होना, उसको अपघर्षण बोलते हैं। आपसी जो घर्षण, मतलब सर टकराती हैं वो, उससे जो, नहीं नहीं, ये नहीं, आपस वाला नहीं, आपस वाला सन्निघर्षण कहलाता है, उसको हिंदी में एट्रीशन, इंग्लिश में एट्रीशन बोलते तो हैं, सर है जो ना। नदी की तली से जो उनका फ्रिक्शन हाँ, होता है। वो होता जी, है ओके। अवघर्षण, हाँ। ओके सर। चट्टानें जब बहती हैं तो वो तल में या फिर उसके संपर्क में वाली वाली चट्टानों को जो नुकसान पहुंचाएंगे, विघटित करती हैं, उसको बोलते हैं हम अपघर्षण, यानी एब्रेजन इंग्लिश में, है ना। इसमें सिर्फ इतना ही अंतर है कि नदी के बहाव में या प्रक्रम के बहाव में चट्टानी टुकड़े या छोटे छोटे टुकड़े बह ही रहे हैं साथ में। तो होता क्या है, जब ये चट्टानी टुकड़े जिस तल के ऊपर बह रहे हैं उसको जब तोड़ फोड़ करें, तो हो गया अपघर्षण। अब जब ये आपस में तोड़ फोड़ करें तो उसको कहते हैं सन्निघर्षण। पहले वाले को अपघर्षण को एब्रेजन कहते हैं, और दूसरे वाले को सन्निघर्षण को एट्रीशन कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो ये दोनों का एक छोटा सा अंतर। अब आया संक्षारण या कोरोजन। इसमें क्या है, ये सबसे, ये संक्षारण या कोरोजन की प्रक्रिया जो है वो भी चूनायुक्त चट्टानों या प्रदेशों से ही जुड़ी हुई है। इसमें क्या होता है, चट्टानों का जब घुल, आप मुख्य सेल से आपस में घुल, यानी जल के साथ योजन करके अलग हो जाना, है ना। चट्टान की ऊपरी परत क्या करेगी, जब जल से के साथ संपर्क में आएगी तो ऊपरी परतें क्या है, मुख्य सेल से जल के साथ वियोजन करके अलग हो जाती है, इसको हम बोलते हैं संक्षारण, ठीक है, या फिर इंग्लिश में कोरोजन, ठीक। अब आया प्लकिंग या उत्पाटन, इसको हम कहते हैं। यह जो प्लकिंग की प्रक्रिया है, यह किससे संबंधित है, ग्लेशियर्स से। ये पहले आ भी चुका है। प्लकिंग की प्रक्रिया संबंधित है किससे, ग्लेशियर्स से। इसमें क्या होता है, ग्लेशियर जब बहता है तो ग्लेशियर कोई बहुत स्पीड में तो बहेगा नहीं, धीरे धीरे बहता है। दूसरा, उसमें वजन बहुत ज्यादा है, भार बहुत ज्यादा है, क्यों, क्योंकि इतना सारा बर्फ का हिस्सा लिक्विड फॉर्म में जब बहेगा तो इतनी ताकत के साथ बहता है कि उसके धरातल या फिर उसके तल पर जो भी
चट्टान आएंगी उनको वो उखाड़ता तोड़ता फोड़ता बहता है ना। ऐसा नहीं, एक बार जरूरी नहीं है कि बहुत तोड़ ही दे, लेकिन कुछ चट्टानें ऐसी कमजोर होती हैं जिनको वो तोड़ता फोड़ता निकल जाए। कुछ चट्टानें ऐसी हो सकती हैं कि जो टूटे फूटे ना, वो धरातल में गहराई तक जुड़ी है, तल में उसके, जो उसका तल है ग्लेशियर्स का, है ना। तो जब ये टूटने फूटने की और उखड़ने की प्रक्रिया होती है ग्लेशियर्स में, तो उसको हम बोलते हैं क्या, उत्पाटन या फिर प्लकिंग। ठीक है। और अंतिम जो है वो है डिफ्लेशन या अपवहन। अपर्दन में एक और प्रक्रिया है जिसको हम अपवहन या फिर डिफ्लेशन कह रहे हैं। यह संबंधित है मरुस्थलीय क्षेत्रों से, जिसमें हवा या पवन जो है सबसे बड़ा कारक होती है या फैक्टर होती है इरोजन का या फिर अपरदन का, है ना। तो इसमें क्या हुआ कि एक स्थान से जो इसके छोटे छोटे रेत के कण है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर अवसादों का जो स्थानांतरण जो कहलाता है वह कहलाता है डिफ्लेशन या फिर अपवहन। ठीक है। ये था अपरदन। अब अपक्षय और अपरदन में कोई कंफ्यूजन? क्लियर अभी तक? जी सर। ठीक है। पहाड़ों पर कोई घूमने गया है ऊंचे वाले क्षेत्रों में, जैसे वैष्णो देवी गए हो या फिर तिरुपति वाला भी गए हो, कोई गए हैं? सर अजमेर में जो ट्रैकिंग होती है उन पर गए हैं। अच्छा, तो अजमेर एक्चुअली मैं नहीं गया हूँ। वहां पर कई सारे ऐसे पहाड़ देखे हैं मैंने तिरुपति वाला जी में या फिर वहां पर, तो क्योंकि ये पुराने पहाड़ हैं तो यहाँ पर देखा है कि परत है बहुत हल्की हल्की सेडिमेंट्री रॉक्स टाइप का दिखता है, जैसे परत के ऊपर और परत के ऊपर और परत। और बालाजी जी में क्या है, पहाड़ों पर बहुत सारे पेड़ लगे हैं, है ना। जी सर जी। तो वहां अपन देखते हैं चट्टानों में जब जड़ें बाकायदा लटकती हुई दिखती हैं पहाड़ों पर, कुछ पहाड़ों में अंदर है, चट्टानों के अंदर कुछ बाहर भी लटकी हुई है, और इतना ठंडा पानी होता है वहां पीने का झरने का, गजब लिखा हुआ जी है। सर, और एक्स्ट्रा में कुछ ज्यादा ही जड़ें दिखती हैं। हाँ, तो वो क्या है कि चट्टानों में अंदर तक धसी रहती हैं, और वो क्या कर रही हैं, यही प्रक्रिया जो अपन थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे कि वनस्पति द्वारा चट्टानों का टूटना फूटना या खंडन होना, अपरदित होना, है ना। अच्छा, झरने झरने का पानी किसी किसी ने पिया है? यस सर। है ना, बहुत मीठा और मिनरल वाला फायदेमंद होता है, वो गंदा वाला नहीं कह रहे, साफ सुथरे जो झरने का पानी कोई जब पिए तो पहाड़ों में बहुत हाइट तक पर जाके ही पीना, अगर कोई पीता है तो, है ना। जी सर। उसका कारण क्या है कि नीचे जो झरने होते हैं उनमें गंदगी बहुत सारी आती है ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से, है ना। मैंने बिहार में पिया है, ककोलत नाम का एक झरना है जिसको भारत का 8वां अजूबा कहा जाता है। ककोलत किसी ने सुना हो बिहार में उसका? जी सर, और नैनीताल वाले जो झरने हैं वहां पर भी काफी सफाई रहती है। हाँ, वो क्योंकि पहाड़ों पर वो हाइट पर है, नैनीताल बहुत हाइट पर है पहाड़ों पर, इसलिए वहां भी पानी बहुत साफ सुथरा रहता है। और यस। ककुलत का जो मैं गया था, मैं बता रहा हूँ, वो पानी इतना मीठा है कि बिस्लेरी वगैरह सब फेल है उसके सामने। मीठा और टेस्टी, बहुत शानदार पानी, क्योंकि इंटरफेरेंस नहीं है वहां पर, है ना। तो अच्छी जगह है घूमने लायक। चलिए, तो आज अपन ने दो चीजें पढ़ी, एक अपक्षय, दूसरा अपरदन। ये दोनों ही प्रक्रियाएं डेनुडेशन या अनाच्छादन के अंतर्गत थी। ठीक है। सारी की सारी डेफिनेशंस याद कर लेना, सारी डेफिनेशंस आती हैं, सारी डेफिनेशन मैच करने को या फिर किसी भी रूप में आ सकती हैं, टिप्पणी करने को भी आती हैं, प्री मेंस दोनों तरह के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन देखें तो। ठीक है। अब अपन आते हैं, कई सारी स्थलाकृतियां बन रही हैं अपरदन के कारण। अपरदन के जो कारक हैं वो कई तरह की स्थलाकृतियों को निर्माण कर रहे हैं, जैसे नदी हुआ, भूमिगत जल हुआ, सागरीय जल हुआ, हिमानी हुआ, पवने हुआ। ये सब क्या कर रहे हैं, बहुत सारे स्थलाकृतियों का निर्माण कर रहे हैं। मैंने क्या किया है, इन स्थलाकृतियों के सिर्फ और सिर्फ सभी में नाम दिए गए हैं। अब चूंकि मैं एक एक की दो दो तीन तीन लाइन की मैं परिभाषा लिखूंगा तो बहुत टाइम भी लगेगा, और मेरा लिखना उतना सही नहीं है जो कि आपका लिखना जरूरी है। ठीक है ना। आप लोग अब इन डेफिनेशंस को सभी को क्या करना है, एक एक करके सबको देखते जाना है, और इन सभी डेफिनेशन, सभी स्थलाकृतियों के बारे में टिप्पणी करनी है। लास्ट में क्वेश्चन भी दे दिया कि उपर्युक्त सभी स्थलाकृतियों के की टिप्पणी कीजिए, छोटे 20-20 शब्दों में। करना क्या है, जैसे ही आप परिभाषा लिखेंगे, या फिर जैसे वी आकार की घटी हुई, मान लिया गॉड जिसको हम कहते हैं, तो इसकी परिभाषा लिखी कि नदी के बहाव के कारण वी शेप में बनने वाली उच्च स्थानों पर कटाव होता है, उससे वी शेप में जो घाटी बनती है उसको हम गॉर्ज या फिर वी आकार की घाटी कहते हैं, है ना।
इसके साथ क्या करना, छोटा सा एक डायग्राम बनाते चलना है सभी स्थलाकृतियों के साथ। अब जैसे नदी में जो वी आकार की घाटी बन रही है, वही सेम तरीका है हिमानी में यू आकार की घाटी का, है ना। अब वी आकार की घाटी का कारण क्या है, क्योंकि नदी में क्या होता है, तेज बहाव, इसलिए जब नदी अपनी युवावस्था में उतरती है ऊपर से नीचे, तो तेज बहाव के साथ उतरती है ना। तो क्या होता है, जब चट्टानों को काटती है बहुत स्पीड से, तो गहराई बहुत होने लगती है तेजी की वजह से, उसकी स्पीड की वजह से। और ग्लेशियर्स क्या है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, वो क्या करते हैं, अपने पार्श्व जो उसके हैं तट हैं, यानी कि जो दीवारें हैं घाटियों की, उन पर भी बल लगाते हैं, जिससे घाटी वी की जगह यू शेप में तब्दील हो जाती है ना। तो जब आय के निम्नलिखित में से स्थलाकृतियां कौन सी ग्लेशियर से संबंधित है, ये आ जाता है सीधा। तीन चार ऑप्शन दिए, चार में से तीन अलग अलग दे दिए, एक दे दिया यू आकार की घाटी। तो कभी कभी कंफ्यूजन भी होता है कि यू आकार की घाटी ध्यान में नहीं रहता, तो मान लेते हैं नदी। यू जो है वो ग्लेशियर से संबंधित है, और वी आकार की घाटी जो है नदी से संबंधित है। अपन जब आगे पढ़ेंगे, नदी वगैरह पढ़ेंगे, तो अपन आगे समझेंगे कि इस ये भी पूछा जाता है कि हाँ, वी आकार की घाटी युवावस्था से संबंधित है नदी की, या फिर प्रौढ़ावस्था से संबंधित है। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृतियां नदी की युवावस्था से संबंधित है। उसमें ऑप्शन दे दिए, वी आकार की घाटी दे दी, तटबंध दे दिए, डेल्टा दे दिए, नदी विसर्प दे दिया, मेंडर जिसको बोल रहे हैं। अब इसमें से कौन सा आंसर सही है, बताओ, कोई सुने ऑप्शन। सर रिपीट कर दिए। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति नदी की युवा अवस्था से संबंधित है ना। गोखुर झील, तटबंध, डेल्टा, वी आकार की घाटी। वी आकार की घाटी। वी वी आकार आकार की की। घाटी, है ना। फिर इस प्रश्न को अगर उल्टा कर दिया जाए, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति नदी की प्रौढ़ावस्था से संबंधित है। वी आकार की घाटी, जलप्रपात, जलोढ़ शंकु, डेल्टा, कौन सा सही है। जलोढ़ शंकु। सर डेल्टा। डेल्टा, डेल्टा डेल्टा। सही है। बिल्कुल डेल्टा सही है, क्योंकि है क्या, प्रौढ़ावस्था का मतलब है नदी जहां समाप्त हो रही है, उसके नदी की चाल बिल्कुल मंद हो चुकी है, पानी में बहाव बिल्कुल नहीं है, पानी की बहाव गति बहुत मंद हो गई है ना। वहां जाके डेल्टा बनते हैं, यानी कि नदी बूढ़ी हो गई है अब। यानी नदी के में जो बहाव है, उसी से हम नदी की अवस्थाओं को परिभाषित या फिर प्रदर्शित करते हैं। जब बहुत तेज बहाव में है, उसको हम युवावस्था कह रहे हैं, है ना। फिर मैच्योर फेज या किशोरावस्था कह देते हैं, जब नदी तल ये समतल मैदानों में बह रही होती है, उसका बहाव कुछ हद तक कम हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं किशोरावस्था। प्रौढ़ावस्था यानी नदी जाके समुद्र में मिलने वाली है, उसमें बहाव बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल मंद गति से चल रही है। ठीक है, तीन तरह की अवस्थाएं। हाँ, और किशोरावस्था से संबंधित भी आ जाते हैं, जैसे नदी विसर्प जो है वो किससे संबंधित होगा, मियांडर्स, किशोरावस्था से संबंधित है ना। नदी किशोरावस्था में मियांडर्स या फिर नदी विसर्प आदि को बनाती है। जलोढ़ शंकु किस अवस्था से संबंधित है, सर युवा अवस्था। युवावस्था से संबंधित होगा, है ना। जलोढ़ शंकु कहाँ पर बनते हैं, सर ये गंगा के मैदानी क्षेत्रों में। नहीं सर, ये पर्वतीय क्षेत्रों में जहां पर बहाव कम हो जाता है। हाँ, नदी होता क्या है, पर्वतीय क्षेत्रों से जब नीचे की तरफ उतरती है, तो क्या करती है, जब अपने साथ बहुत सारा मलबा लेके आती है बहुत स्पीड से, और जैसे ही वो धरातल के पास पहुंचती है, पर्वतीय क्षेत्रों के पर्वत पदी जिसको बोला जाए, कि पर्वत के तली पर, तो क्या हुआ, बहाव एकदम से स्लो होता है। तो जो मलबा उसके साथ बह रहा होता है, उसको वो इकट्ठा करके फिर उन मलबे के नीचे नीचे बहना शुरू हो जाती है, जिससे शंकु के आकार की स्थलाकृति निर्मित होती है, जिसको हम एलुवियल सॉइल या एलुवियल कोन या जलोढ़ शंकु कह रहे हैं। अब ये शंकु क्या है, जब विस्तृत बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत फैल जाए, तो इसको हम जलोढ़ पंख कह दे रहे हैं। बस इतना सा अंतर है जलोढ़ शंकु और जलोढ़ पंख में। ठीक है, या फिर होता क्या है जलोढ़ पंख में, कि दो नदियां भी हो सकती हैं पास पास वाली, है ना, या फिर नदी की कोई दो ब्रांचेस भी हो सकती हैं, जो कि कोन्स बना रही है, जो आपस में फैल के जलोढ़ पंख का निर्माण कर रही है, या फिर जलोढ़ एलुवियल फैन का निर्माण कर रही है। ठीक है, अब इनमें से चलो थोड़ा थोड़ा सभी के बारे में बता देते हैं। तटबंध क्या होते हैं, तटबंध मतलब जब बाढ़ के समय, बाढ़ जब आती है, तो आप लोगों ने देखा होगा नदी के बहुत स्पीड से बह रही होती है, उसके साथ बहुत सारा मलबा बह रहा होता है। जब उसका
साथ मलबा जो बह रहा होता है तो नदी क्या करती है, अपने तटों के साथ सहारे उस अवसाद या मलबे को इकट्ठा कर देती है, जिससे कि छोटी सी उभार जैसी संरचना नदी के किनारों पर बन जाती है, जिसको हम तटबंध कह दे रहे हैं। ठीक है। किशोरावस्था में नदी बहुत धीरे धीरे ऐसे मुड़ मुड़ के चलती है, दे रहे हैं। गोगोर झील का मतलब क्या है, नदी जो मेंडर्स बनाते हुए यूं यूं चल रही है, अभी तो आराम से बिल्कुल सांप की तरह टहलते हुए चल रही है। फिर क्या हुआ, जब बाढ़ के समय जब पानी की अधिकता हुई तो क्या हुआ, उसने अपना रास्ता सीधा बना देती है। तो क्या हुआ, जो ये घूम घूम के चल रही थी, यह हिस्सा छोड़कर सीधा बहने लगती है। तो क्या हुआ, इस छूटे हुए हिस्से में पानी रहता है, जिसको हम ऑक्सबोल लेक या फिर गोखुर झील कह दे रहे हैं। ठीक है। उसके और भी कारण है कि अवसाद भी इकट्ठा होता रहता है, इस वजह से कुछ समय बाद रास्ता बदल देती है, इसलिए वो छूटा गोखुर झील कहलाता है। वो अपन आगे डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है। अब भूमिगत जल, भूमिगत जल क्या कर रहा है, अभी अपन अपक्षा या पर्दन में भी पढ़ रहे थे थोड़ी देर पहले कि भूमिगत जल कई तरह की स्थलाकृतियों का निर्माण करता है। कैसे, चूना प्रदेशों में भूमिगत जल विभिन्न प्रकार का कार्बोनिक अम्ल वगैरह बनाएगा, जो कि चूना को बहुत जल्दी घोल लेगा अपने आप में, है ना। तो उससे कई छोटी छोटी स्थलाकृतियां या फिर आकृतियां बनती हैं, जैसे लैपीज हुआ, घोलरंध या सिंक होल कह दे रहे हैं, कंदरा कह दे रहे हैं, टेरारोसा कह दे रहे हैं, हम्स कह दे रहे हैं, बहुत कुछ है। लैपीज क्या है कि जब अम्ल बना और उसने चूनापत्त प्रदेशों में चट्टानों को घोला, तो कुछ इस तरह की संरचना जो कि बहुत ही शार्प एजेस वाली है, जिसमें बहुत ही नुकीले जो चट्टानी हिस्से छूटे बच जाते हैं, उनको हम लैपीज कह दे रहे हैं। ठीक है। घोलरंध या सिंक होल क्या है, एक बड़ा सा हिस्सा जो कि कटोरी नुमा एक बड़ा सा हिस्सा चट्टानी क्षेत्र में, जिसको हम सिंक होल कह देते हैं। आप लोग पढ़ोगे डिटेल में, इसके बारे में पढ़ना। कंदरा क्या है कि भाई भूमिगत जल अंदर नीचे की तरफ जब बह रहा है, तो वह चट्टानों को नीचे से पिघला घोलता जा रहा है, अपने साथ बहाते ले जा रहा है चट्टानों को, जिससे कि बड़ी बड़ी गुफाओं का निर्माण हो जाता है, जिसको हम कंदरा कह दे रहे हैं। टेरारोसा क्या है, कुछ क्षेत्रों में पानी क्या करता है, अपने साथ घुलनशील चट्टान के टुकड़ों को या मिनरल्स को अपने साथ लेके नीचे बैठ जाता है। तो ऊपर का जो रंध्रनुमा जो मिट्टी का जो क्षेत्र है या परत है, उसको हम टेरारोसा बोलते हैं। ठीक। फिर है हम्स। हम्स क्या है कि बहुत चुना प्रदेशों क्षेत्रों में जब चट्टानों का विघटन हो गया, घुलना हो गया, उनका बहना हो गया, तो कुछ रिजिड या फिर बहुत ठोस किस्म के चट्टानी टुकड़े दूर तक थोड़े थोड़े मैदानों में फैले हुए दिखते हैं। इन चट्टान युक्त मैदानी क्षेत्रों को चुना प्रदेशों में हम्स कहा जाता है। ठीक। अब तटीय कगार या क्लिफ, समुद्र किनारे घूमने गए होगे तो देखा होगा पहाड़ का कुछ हिस्सा समुद्र किनारों के पास जो धरातल पर स्थित जो पहाड़ हैं, चट्टान बड़े बड़े छोटे छोटे वो है पठारी क्षेत्र, वो क्या करते हैं, घर्षण के साथ लगातार उनमें घर्षण होने से चट्टान जो है टूट टूट के बिखर जाती है, और कुछ हिस्सा आगे की तरफ निकल रहता है समुद्र की ओर, पानी की तरफ। इसको हम क्या बोल देते हैं, क्लिफ, है ना। इसको तटीय कगार कहते हैं। अब क्या हुआ, स्टैक। स्टैक मतलब कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, पानी थोड़ी सी पानी के अंदर, जल के अंदर चारों तरफ उसके पानी है और एक स्तंभ नुमा संरचना रह जाती है चट्टान की छूटी हुई, जिसको हम बोलते हैं स्टैक। अब ये छूटी हुई कैसे हुआ, क्या कि चट्टान का हिस्सा पानी के अंदर था, ये लंबा हिस्सा कुछ गह तो क्या हुआ, उसका एक हिस्सा क्या हुआ पीछे की तट के पास वाला, उसमें धीरे धीरे कंदरा बनना शुरू हुई, गुफा बनी। तो गुफा बनते बनते आर पार निकल गई वो गुफा, यानी कि चट्टान ऐसी बनी हुई है पूरी, ठीक है ना, दोनों तरफ बीच में गुफा बनी हुई है। कुछ समय बाद वो चट्टान का जो ऊपरी छत थी, गुफा की जो छत थी, वो गिर गई। उस गिरने से क्या हुआ, पानी के अंदर एक स्तंभ नुमा संरचना छूटी हुई रह गई, जिसको हम स्टैक बोल देते हैं। बीचेस आप सभी को पता है, कई तरह के चट्टानी टुकड़े जो किनारे पे इकट्ठे हो जाते हैं, उनको हम बीचेस कहते हैं। या फिर रेतनुमा जो संरचना है, जो तरंगों के बहाव के कारण जो अवसाद इकट्ठे होते हैं, उससे बीचेस का निर्माण होता है। रोधिका यानी बार्स, यानी तरंगों द्वारा जो अवसाद इकट्ठा धीरे धीरे तट के किनारे होता रहता है, वह कुछ गहराई में जल के अंदर भी धीरे धीरे पहुंचने लगता है, इकट्ठा होने लगता है, जिससे रोधिकाओं का निर्माण होता है। हेमानी। अब हेमानी की संरचना कौन कौन सी है, यू आकार की घाटी मैंने बता दिया,
हैंगिंग घाटी यानी हैंगिंग वैली क्या होती है कि मुख्य जो ग्लेशियर है उसके सहारे मान लो कोई छोटा सा ग्लेशियर साथ में था, जिस जो क्या हुआ, उसने अपना हिमनद को क्या किया, उसके अपने हिम को मुख्य ग्लेशियर में गिराना शुरू कर दिया। अभी साथ में चल रहा था, तो क्या हुआ, घर्षण से उसका जो तल है इस मुख्य हिमनद के तल पर थोड़ा सा झुका या फिर लटकता हुआ सा दिखता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हैंगिंग वैली या हैंगिंग घाटी। ठीक। अब सर्क, सर्क क्या है, पठारों से, पर्वतीय क्षेत्रों से हिमनद जब आगे बढ़ता है तो कुछ समय बाद जब टेम्परेचर में बदलाव होगा तो हिमनद आगे बढ़ जाएगा और वहां पर एक कुर्सी नुमा आकृति छूटी हुई रह जाती है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, सर्क। फिर अरीत, अरीत क्या है, बहुत नुकीला किस्म का एक कगार जैसा हिस्सा है किसका, उस हिमनद जहां स्थित था वहां पर चट्टानों का या पर्वतीय क्षेत्रों का, पर्वतीय क्षेत्रों में एक बहुत नुकीला, धारदार या फिर क्या कहें उसको, शार्प एजेस वाला एक चट्टानी हिस्सा है, पर्वतीय हिस्सा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अरीट। हॉर्न क्या है, नुकीले जो चट्टानी पर्वतीय हिस्से हैं उनको हम हॉर्न बोल देते हैं। कारण क्या है इसका, दो तीन जगह से ग्लेशियर्स बहने की वजह से क्या हुआ, पर्वत का लगातार घर्षण होते होते रहने से बीच का हिस्सा पर्वत का एक नुकीले रूप में बच गया, जिसको हम गिरीशृंग या हॉर्न कह दे रहे हैं। नूनाटक क्या है, जो बात हम हम्स के लिए कह रहे थे वही बात है यहाँ नूनाटक के लिए ग्लेशियर्स में, यानी ग्लेशियर्स के वाले समतली मैदान, ग्लेशियर्स के तल क्षेत्रों में कठोर चट्टानी टुकड़े यहाँ वहां फैले हुए जो रह जाते हैं, उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम, नूनाटक, उस प्रदेश को। हिमोड़ क्या है, हिमोड़ सीधी सी बात है, कुछ नहीं, हिमनद जो है, जो उसके साथ अवसाद जो है उसको हम हिमोड़ कह दे रहे हैं, हिमनद के। ठीक है। अब पवन, वातगर्त, हवा अपने साथ बहा के कणों को जब ले जा रही है तो एक गहरा गड्ढा कहीं निर्मित हो जाता है रेगिस्तानी या मरुस्थलीय क्षेत्रों में, उसको हम ब्लो आउट या वातगर्त कह दे रहे हैं। छत्रक सेल एक चट्टान है, अब घर्षण से क्या हुआ, चट्टान का जो निचला हिस्सा है वह क्या हुआ, अपरदित होकर पतला हो गया और ऊपर वाला हिस्सा जो है एक छाते नुमा आकृति में बदल गया। होता क्या है, पवन अपने साथ बह रही है तो उसके साथ बहने वाले कण है वो उसके साथ ऊपर हाइट पर तो बहेंगे नहीं, वो घर्षण करते हुए धरातल के साथ साथ बहते हैं, जो कि धरातल के पास वाले हिस्से के चट्टानी हिस्से को घर्षण से तोड़ते फूटते हैं या नष्ट करते हैं, और ऊपरी हिस्सा बच जाता है कुछ हद तक, इसलिए छत्रक नुमा एक आकृति बन जाती है, जिसको हम छत्रक सेल या मशरूम रॉक कहते हैं। अब जियोजिन है, यार्डंग है, गुमदाकार, टीराइन सेल, बार ड्यूडल, अब ये सब पढ़ लेना, मैं बोलते बोलते थकावट हो रही। ठीक है ना, तो आप इन बारे में, इन सब चीजों के बारे में पढ़िए, इनकी टिप्पणी 20-20 शब्दों में लिखिएगा और एक एक छोटा छोटा डायग्राम बनाते चलें। ठीक है, ओके। क्योंकि ज्यादा बोलते रहेंगे तो किसी को समझ में भी नहीं आएगा, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, इतनी सारी डेफिनेशन हो गई एक साथ ही। ठीक है ना, किसी को कोई कंफ्यूजन, अपक्षय अपर्दन इन सब में? तो ये जीवजन जो होता है इसको हाँ एक्सप्लेन कर दिएगा सर। हाँ करेंगे ना, तो लिख तो लो, खुद से भी तो कुछ मेहनत करना है ना। जी सर। ठीक है ना, इसीलिए मैं नहीं बता रहा हूँ कि कुछ चीजें अपने आप से पढ़ोगे ना तो याद हो जाएंगी, जैसे हम बताएंगे फिर कंफ्यूजन वाला सेम कहानी हो जाएगी। जियोजन है, यार्लंग है, इन दोनों में केवल कुछ नहीं, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दो तरह का विघटन या फिर दो तरह का अपर्दन होता है रेगिस्तानी क्षेत्रों में। ठीक है ना, जियोजन में क्या होता है, जैसे चट्टान है ये ऊंची, उसमें मालूम चला ऊपर का हिस्सा कठोर है, चट्टान का नीचे का हिस्सा मालूम चला थोड़ा सा सॉफ्ट है ऊपर की कंपैरिजन में, तो क्या हुआ, लगातार विघटन होने से एक दवात नुमा स्ट्रक्चर बन के आ गया है ना, तो उसको हम जियोजन बोल देते हैं। ठीक है, ऐसा ही यार्लंग है, उसमें क्या हुआ, विघटन जो है या फिर विखंड अपर्दन जो है वो क्षैतिज ना होकर वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर फॉर्म में है। ठीक है, एक नाली जैसी संरचना बन जाती है, इस तरह कृतियों को क्या हम बोलते हैं, यार्लंग बोल देते हैं। ठीक है, ओके सर।
ड्यून्स हैं, ड्यून्स के कई प्रकार हैं। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशंस आप सब लोग पढ़ के 20-20 शब्दों में लिखना है और एक एक डायग्राम उन आकृतियों का बनाते चलेंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन किसी को क्लास में? नो सर। चलिए ठीक है, तो फिर आज ओवर किया जाता है, काफी सारा इंफॉर्मेशन और डेटा हो गया है ना। थैंक यू सर।